एक छोटे से गांव में एक मछुआरे अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मछुआरा जब तालाब में मछलियां पकड़ रहा था, अचानक तालाब से एक चिराग निकल गया। मछुआरे को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने जब चिराग को घिसा तो उसमें से एक जिन निकल आया। जिन ने कहा, मुझसे कोई भी विश मांगो, मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। मछुआरे ने अपने आराम को ध्यान में रखते हुए एक मोटर किश्ती मांगी। जिन ने तुरंत मछुआरे की इच्छा पूरी कर दी। जिन मछुआरे के साथ उसके घर चला गया। जिन दोबारा से बोला, मुझसे और भी विश मांगो, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। उसकी पत्नी को लालच आ गया और उसने जिन से ढेर सारा सोना चांदी मांगा। मछुआरा ने जिन से एक नया और आलीशान घर मांगा। जिन ने जादू से जिन के लिए एक घर बना दिया। मछुआरे को एक जरूरी काम से शहर जाना था, तो उसने जिन से एक नई कार मांगी। जिन ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की। जिन ने उसको एक नई चमचमाती फरारी कार गिफ्ट कर दी। उस फरारी को लेकर जब वह गांव से गुजर रहा था, तब सभी गांव के लोग उसे देख रहे थे। इस फरारी को लेकर वह शहर में चला गया। काम पूरा करके वो घर वापस आ गया। जो भी उसके घर के सामने से गुजरता, उसके घर को एक बार तो खड़ा होकर जरूर देखता। जिन ने कहा, आका, क्या तुम्हारी बस इतनी सी इच्छा थी? और भी विश मांगो, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। बेझिझक मांगो। मछुआरे की पत्नी ने अपने लिए भी एक चमचमाती कार मांगी। अब दोनों के पास अपनी अलग अलग कार हो गई थी। जिन फिर से बोला। मछुआरे ने जिन से कहा, तुम्हें काम करते करते पूरा दिन हो चुका है। अब तुम अपने चिराग में जाकर थोड़ा आराम कर लो। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिन चिराग में चला गया। मछुआरे जाकर चिराग को दोबारा तालाब में फेंक आता है, क्योंकि कोई इस चिराग का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। भूतिया होटल। समीर एक साधारण सा युवक था जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता था। एक दिन उसे अचानक ही कंपनी के काम से एक दूसरे शहर भेजने का निर्णय किया गया। समीर को शहर का नाम सुनकर ही अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। शहर में पहुंचने के बाद समीर ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन से संपर्क किया। संयोग से अर्जुन भी उसी शहर में एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक साथ रहने का निर्णय लिया और एक होटल का कमरा बुक कर लिया। होटल का नाम था रजवाड़ा पैलेस। होटल की स्थिति काफी जर्जर और डरावनी थी, लेकिन समीर और अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे थके हुए थे और आराम करना चाहते थे। होटल में प्रवेश करते ही रिसेप्शन पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी। यहाँ रात को अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यह होटल भूतिया है। समीर और अर्जुन ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरा नंबर 13। समीर और अर्जुन ने अपना सामान रखा और बिस्तर पर लेट गए। अर्जुन ने कहा, यार, ये होटल सच में डरावना है। कहीं सच में भूत वूत तो नहीं है? समीर ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ यार, यह सब बेकार की बातें हैं। सो जा, सुबह जल्दी उठना है। रात के करीब 2 बजे समीर की नींद अचानक टूट गई। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। समीर ने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि उसे अर्जुन की चीख सुनाई दी। अर्जुन का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। समीर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन अर्जुन अब और सोने के मूड में नहीं था। वे दोनों जागते रहे, लेकिन कमरा नंबर 13 की रहस्यमयी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कभी अचानक से खिड़की खुल जाती, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता और कभी कभी तो अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती। सुबह होने का इंतजार करते हुए समीर और अर्जुन ने फैसला किया कि वे इस होटल में और नहीं रुकेंगे। वे जल्दी से अपना सामान पैक करने लगे। तभी समीर को दरवाजे के पास एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखा था कि इस कमरे में एक समय में एक राजकुमारी रहती थी।
जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और उसे शांति नहीं मिल रही है। यह जानकर समीर और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे तुरंत होटल से निकलने की तैयारी करने लगे। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने वह डायरी उस वृद्ध व्यक्ति को दिखाई। वृद्ध ने उन्हें बताया कि यह डायरी कई वर्षों से गुम थी और उसे खोजने के लिए कई लोग प्रयास कर चुके थे। समीर और अर्जुन ने होटल छोड़ दिया और दूसरी जगह ठहरे। रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं। राज और शिखा, दोनों बचपन के दोस्त, एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। वे एक छोटे से गांव से शहर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा था। शिखा ने राज की ओर देखा। यह जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ अजीब है। राज हंसते हुए बोला, अरे तू भी ना हर वक्त डरती रहती है। ट्रेन आती ही होगी। कुछ देर बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन की रोशनी घने अंधेरे में चमक रही थी, लेकिन यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग लग रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, उसके डिब्बे पुराने, जर्जर और धुंधले दिख रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। बिना किसी और विकल्प के राज और शिखा उसमें चढ़ गए। रोशनी बहुत ही कम थी और चारों ओर धूल जमी हुई थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, शिखा ने महसूस किया कि उन्हें देख रही कोई निगाहें हैं। राज, मुझे ये ट्रेन बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। कुछ तो गड़बड़ है। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी बेचैन हो रहा था। ट्रेन तेजी से अंधेरे जंगल के बीचों बीच दौड़ रही थी। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। राज खिड़की से बाहर झांकने ही वाला था कि तभी दरवाजे के पास एक खतरनाक आवाज गूंजने लगी। एक छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वह छाया एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी लंबी बिखरी हुई काली बाल, लाल चमकती हुई आंखें और खून से सनी साड़ी देखकर राज और शिखा की सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? औरत ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं हूं इस ट्रेन की चुड़ैल। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। शिखा चीखने लगी, लेकिन ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके पास आने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह धीरे धीरे शिखा की ओर बढ़ रही थी। राज ने शिखा को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, ट्रेन की सीटों ने उसे जकड़ लिया। चुड़ैल ने शिखा की सारी शक्ति अपने अंदर खींच ली। शिखा दर्द से तड़प उठी और उसकी चीख पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। राज भी मदद करने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन उसकी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। कुछ ही पलों में शिखा की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। चुड़ैल ने राज की ओर देखा और फिर से वह भयानक हंसी हंसने लगी। अब तुम्हारी बारी है। राज ने शिखा को देखा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह ट्रेन फिर से स्टेशन पर वापस आ गई, लेकिन ट्रेन अब भूतों की दुनिया में चली गई थी, जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया था। राज और शिखा अब उस ट्रेन के यात्रियों में से एक हो चुके थे, हमेशा के लिए खो गए। उस रात के बाद जो भी उस ट्रेन में सफर करता है वह कभी लौट कर नहीं आता, और लोग कहते हैं ट्रेन के हर सफर में चुड़ैल नए शिकार की तलाश में होती है। पड़ सकता है। एक छोटा सा गांव जो अपनी खुशहाल जिंदगी जीता था। हर एक दिन गांव में खुशहाल और स्वस्थ होता था। बच्चे अपने माता पिता के साथ रोजाना शाम को पार्क में खेलने के लिए जाते। गांव के पास में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस था, जहां पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते थे। इस टूरिस्ट प्लेस में लोगों को अच्छा व्यापार दिया हुआ था। गांव के लोगों ने टूरिस्ट के रुकने के लिए छोटे छोटे होटल और धर्मशाला बनाई हुई थी, जिस कारण गांव के लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे। लेकिन हर साल एक पूर्णिमा की रात आती है। ऐसा कहा जाता है, अगर इस रात कोई भी गांव का व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला
तो इसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ सकता है। उस रात गांव का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। पूर्णिमा की रात से कुछ दिन पहले ही टूरिस्ट प्लेस को बंद कर दिया जाता है और गांव में किसी भी टूरिस्ट को रूम देने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक लालची होटल वाला बाहर से आए टूरिस्ट को रूम रेंट पर दे देता है। टूरिस्ट को पूर्णिमा की रात के बारे में कुछ पता नहीं होता। पूर्णिमा की रात थी और चांद गांव के ऊपर चमक रहा था। पूरा गांव अपने अपने घरों में बैठा हुआ था। इसी बीच टूरिस्ट को महल में जाने की चूल उठती है। वो अंधेरी रात में अपने होटल से महल की ओर जाने लगा। यह देख चंद्रमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उनके गांव पर पत्थर बरसा दिए। गांव में से कुछ ही लोग बच पाए, अन्यथा सारे लोग मर गए और भूत बन गए। पूरा गांव भूतिया गांव बन गया। गांव की गलियों में सिर्फ चुड़ैल और भूत दिख रहे थे। बचे हुए बच्चे, औरत, आदमी और बूढ़े सब रात को ही गांव छोड़कर भाग गए। पूर्णिमा की रात ढल गई और सवेरा हो गया। गांव में जो भी टूरिस्ट आता, चुड़ैलों उन्हें डराकर वापस भागा देती और कुछ को भूत वहीं मार देते। रात होते ही सारे भूत गांव की गलियों में घूमने लग जाते। रात होते ही भूत टूरिस्ट प्लेस में पहुंच जाते और टूरिस्ट को मार कर खा जाते। इन दुर्घटनाओं के चलते टूरिस्ट प्लेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दिन प्रतिदिन गांव से नए नए केस सामने आते रहे। हालात हाथ में से निकलता देख सरकार ने उस गांव में आम लोगों और टूरिस्ट का जाना बिल्कुल बंद कर दिया। शालिनी एक गरीब महिला थी जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए घर घर जाकर बच्चों की देखभाल करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार महिला थी जो अपना काम पूरी निष्ठा से करती थी। वह सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और जो भी कमाती उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह एक बड़े से बंगले में काम कर रही थी जहां की मालकिन श्रीमती वर्मा एक धनी और प्रभावशाली महिला थीं। श्रीमती वर्मा ने शालिनी से कहा, शालिनी, आज रात मुझे बाहर जाना है। तुम मेरे बेटे की देखभाल के लिए यहाँ रुक सकती हो? शालिनी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि रात में रुकना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन श्रीमती वर्मा ने कहा, मैं तुम्हें इस काम के 2000 रुपये दूंगी। ये सुनते ही शालिनी के मन में विचार आया, 2000 रुपये तो मैं महीने भर में भी नहीं कमा पाती और ये एक रात में मुझे 2000 रुपये दे रही हैं। शालिनी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रात को श्रीमती वर्मा के घर आ गई। जब वह वहां पहुंची तो श्रीमती वर्मा ने उसे निर्देश दिया, देखो, मेरी बेटी के कमरे के बाहर से उसे खाना दे देना, लेकिन ध्यान रखना कि उसके कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, बस दरवाजे के नीचे से खाना सरका देना। शालिनी ने हामी भर दी और श्रीमती वर्मा अपने काम से बाहर चली गईं। रात के गहराते ही शालिनी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे उस कमरे से दरवाज़ा खटखटाने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर खाना देने के लिए उठी। उसने जैसा निर्देश दिया गया था, दरवाजे के नीचे से खाना सरका दिया। अंदर से बच्ची ने खाना ले लिया। अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूं। उसे श्रीमती वर्मा की बात याद आई, लेकिन फिर भी उसने बच्ची की मदद करने का सोचा और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जाकर उसने देखा कि कमरे में एक छोटी सी बच्ची थी जो रो रही थी। शालिनी का दिल पसीज गया और उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो बेटा? बच्ची ने सिसकते हुए कहा, मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है। वह मेरी सौतेली माँ है और मुझे हमेशा इस कमरे में बंद करके रखती है। एक दिन उसने मुझे बंद कर दिया और खुद बाजार चली गई। मैं यहाँ बंद होकर मर गई और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। शालिनी ने सहानुभूति से कहा,
अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बच्ची ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तुम इस सामान को पवित्र नदी में बहा दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। शालिनी ने बच्ची की बात मानी। उसने बच्ची के सामान को शुद्ध नदी में बहा दिया और छोटी बच्ची की आत्मा मुक्त हो गई।